नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। कॉमन ब्रशटेल पोसम नाम थोड़ा बड़ा है ना? ऐसे जानवर के लिए जिसे अक्सर सुना जाता है पर कम ही देखा जाता है। ज्यादातर लोग इन प्यारे पड़ोसियों से रात में मिलते हैं, जब छतों पर उनकी सरसराहट और भागदौड़ शहर की जिंदगी का एक जाना पहचाना साउंड ट्रैक बन जाती है। लेकिन इन जीवों में दिखने से ज्यादा कुछ है। ये बहुत अडेप्टेबल हैं, रिसोर्सफुल हैं और सच में जब आप इन्हें जान लेते हैं तो ये काफी चार्मिंग लगते हैं। तो चलिए कॉमन ब्रशटेल पोसम की दिलचस्प दुनिया पर करीब से नजर डालते हैं। उनके नाम से उलट ब्रशटेल पोसम असल में पोसम है ही नहीं। ये मार्सुपियल्स के एक अलग ग्रुप फैलेंजर्स से बिलोंग करते हैं, जो कंगारुओं और कोआला से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। लेकिन इनकी बुशी पूंछ, जो अक्सर इनके शरीर जितनी लंबी होती है, बिल्कुल पोसम जैसी दिखती है। ये पूंछ प्रिहेंसिल होती हैं, मतलब ये शाखाओं को पकड़ सकती हैं और पेड़ों पर चढ़ते समय एक अतिरिक्त अंग की तरह काम करती हैं। ब्रशटेल पोसम एक छोटी बिल्ली के आकार के होते हैं। बड़े पोसम आमतौर पर 35 से 55 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, इनकी पूंछ को छोड़कर। इनका फर मोटा और ऊनी होता है, जो ठंड से बचाता है, और ये सिल्वरी ग्रे से लेकर चॉकलेट ब्राउन तक कई रंगों में आते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। इनके कान छोटे और गोल होते हैं, लगभग इनके फर के नीचे छुपे हुए, और इनकी आंखें बड़ी और काली होती हैं, कम रोशनी में देखने के लिए एकदम सही। ब्रशटेल पोसम की सबसे खास विशेषताओं में से एक है इनका नुकीला स्नाउट, जिसमें सूंघने की गजब की शक्ति होती है। अच्छी सुनने की क्षमता के साथ ये उन्हें खाना ढूंढने और रात में अपने आसपास के माहौल को नेविगेट करने में मदद करता है। इनके पंजे भी इनकी आर्बोरियल लाइफस्टाइल के लिए बने हैं। इनके तेज क्लॉज की मदद से ये आसानी से पेड़ों पर चार आच सकते हैं। ब्रशटेल पोसम ज्यादातर नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब ये रात में एक्टिव रहते हैं। यही वो समय होता है जब ये अपनी दिन की नींद से जागते हैं, खाना ढूंढने, एक दूसरे से बात करने और अपना इलाका बनाने के लिए। वैसे तो ये शर्मीले और इल्यूसिव जीव होते हैं, लेकिन इन्होंने इंसानों के पास रहने के लिए अडैप्ट करने की गजब की क्षमता दिखाई है। असल में ये अक्सर सबर्बन गार्डन्स, पार्क्स और यहाँ तक कि रूफ कैविटीज में भी पाए जाते हैं, जहाँ ये आसानी से मिलने वाले खाने और शेल्टर का फायदा उठाते हैं। इनका आहार काफी वेरिड है, पत्ते, फूल, फल, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि छोटे वर्टेब्रेट्स जैसे पक्षियों के अंडे और चूजे भी। अर्बन एरियाज में ये फ्रूट ट्रीज, वेजिटेबल गार्डन्स और कंपोस्ट बिन्स पर रेड मारने के लिए जाने जाते हैं, जिससे कुछ घर वालों को परेशानी होती है। हालांकि ये सीड डिस्पर्सल में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। नेटिव प्लांट कम्युनिटीज के स्वास्थ्य और विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। ब्रशटेल पोसम की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है जब हम न्यूजीलैंड में इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। असल में ऑस्ट्रेलिया के पोसम को 19वीं सदी में न्यूजीलैंड में फर ट्रेड के लिए लाया गया था। हालांकि अपने नए माहौल में कोई नेचुरल प्रेडेटर्स न होने के कारण इनकी संख्या बहुत बढ़ गई और ये जल्द ही एक बड़ा पेस्ट बन गए। आज इन्हें न्यूजीलैंड के नेटिव फॉरेस्ट्स के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है, जहां ये खाने और संसाधनों के लिए नेटिव बर्ड्स से कम्पीट करते हैं और नेटिव ट्री स्पीसीज के डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट करते हैं। पोसम की आबादी को कंट्रोल करने के लिए न्यूजीलैंड ने कई तरह के मेजर्स लिए हैं, जैसे ट्रैपिंग, पॉइजनिंग और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। इन कोशिशों को मिक्स्ड सक्सेस मिली है और ब्रशटेल पोसम का मैनेजमेंट एक जटिल और लगातार चलने वाली चुनौती बनी हुई है। ब्रशटेल पोसम की कहानी इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस और इंसानों के दखल से होने वाले अनपेक्षित नतीजों की याद दिलाती है।